हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 8 हाउ दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड। ये जो टाइटल है यही सजेस्ट कर रहा है कि एक वॉरियर है जिसको उसके घर वापस लाया गया है। ठीक है, और ये जो वॉरियर है ये एक पति है, एक लेडी का हस्बैंड है। तो आइए इस स्टोरी को जानते हैं, इस पोएम के थ्रू जानते हैं कि क्या हुआ है। Let's read this classic poem about a sense of loss experienced by a dead soldier's wife। एक जो पोएम है ये एक लॉस है। किसका लॉस है? एक वाइफ का लॉस है, ठीक है, जिसका हस्बैंड एक सोल्जर है और वो घर वापस आया है। किसमें? वो डेड वापस आया, यानी वो मरा हुआ वापस आया है, यानी वो लड़ाई करने गया था और उस लड़ाई में वो शहीद हो गया, और शहीद होने के बाद अब वो वापस उसको सिपाही जो हैं वो घर वापस लेकर के आए हैं। तो यही इमोशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड, यानी फर्स्ट लाइन में पोएट बताते हैं कि जो हर यहाँ पर जो वॉरियर है उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो वॉरियर है उसको उसके घर वापस लाया गया है, उसकी पत्नी के पास, और जो वॉरियर है वो अब मर चुका है। शी नॉर swooned नॉर uttered क्राई। अब वो जो अपने पति को देखती है तो वो ना तो कुछ बोलती है ना तो रोती है, ठीक है, वो हिलती तक नहीं है अपनी जगह से। मतलब वो एक तरीके से यहाँ पर शॉक दिखाया गया है कि वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देख करके जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा डीप शॉक में चली गई है। ठीक है, ना तो उसके आंसू निकल रहे हैं और ना ही वो मूव कर रही है, वो रो भी नहीं रही है। ऑल हर मेडन्स वॉचिंग सेड शी मस्ट वीप और शी विल डाई। जितने भी मेडन्स हैं, मेडन्स का मतलब हो गया नौकरानियाँ हैं या फिर उसकी सहेलियाँ हैं, ठीक है, वो सब मेडन्स हो गई। तो जो भी उसकी नौकरानियाँ या सहेलियाँ हैं वो सभी वहाँ पर खड़ी हुई हैं, देख रही हैं और आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अगर ये रोएगी नहीं, यानी अगर वॉरियर की वाइफ अगर रोएगी नहीं तो वो मर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डीप शॉक को रिप्रेजेंट किया गया है, और शॉक में अगर कोई इंसान नहीं रो रहा है तो वो अंदर ही अंदर घुट जाएगा, घुटते घुटते उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, देन दे प्रेज्ड हिम सॉफ्ट एंड लो कॉल्ड हिम वर्दी टू बी लव्ड। तभी जो आसपास खड़े जो लोग होते हैं वो सब प्रेज करने लगते हैं उस वॉरियर को। ठीक है, उसको बहुत धीमी आवाज़ में सॉफ्टली उसको प्रेज करते हैं कि वो प्यार करने लायक था। ठीक है, ट्रूएस्ट फ्रेंड एंड नोबलेस्ट फो येट शी नीदर स्पोक नॉर मूव्ड। वो सभी लोग कहते हैं कि वो ट्रूएस्ट फ्रेंड था, वो बहुत ज़्यादा लॉयल फ्रेंड था, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा लॉयल एनिमी भी था। ठीक है, और ये सारी बातें अपने पति के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन कर के भी दूसरे लोग उसके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, पर फिर भी वो ना तो बोल रही है ना तो अपनी जगह से मूव कर रही है, यानी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा डीप शॉक में जा चुकी है। स्टोल अ मेडन फ्रॉम हर प्लेस लाइटली टू द वॉरियर स्टेप्ड। तभी एक जो मेडन होती है वो अपनी जगह से हिलती है, ठीक है, और जाकर के वॉरियर के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। टुक द फेस क्लॉथ फ्रॉम द फेस येट शी नीदर मूव्ड नॉर वेप्ट। और जो मेडन होती है वो सिपाही के चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाती है। जैसे जब लोगों की डेड बॉडी आती है तो वो डेड बॉडी कपड़े से ढकी हुई होती है, उसका फेस भी ढका हुआ होता है वॉरियर का। तो जो वॉरियर का जब मेडन फेस हटाती है, फेस के ऊपर से कपड़ा हटाती है, तो जो उसकी वाइफ है वो उसका चेहरा देख करके भी मूव नहीं कर रही है और ना ही रो रही है। यहाँ पर भी यही बार बार ये चीज़ बोली जा रही है कि येट शी नीदर मूव नॉर वेप्ट, यानी कि बार बार ये बताया जा रहा है कि जो उसकी वाइफ है वो डीप शॉक में जा चुकी है, और ना तो वो रो रही है और ना ही वो मूव कर रही है। रोज अ नर्स ऑफ 90 years सेट हिज चाइल्ड अपॉन हर नी। तभी अब यहाँ पर रोज़ा नर्स ऑफ 90 years बोला गया, तभी वहाँ पर एक 90 साल की बूढ़ी नर्स जो हैं वो उठती हैं। रोज़ का मतलब उठती हैं, और जो लेडी है उसका बच्चा उसके गोद में जा कर के रख देती हैं। तो यहाँ पर ये जो नर्स हैं उनकी एज दर्शाई गई है, उनकी एज को 90 years बताया गया है। क्यों बताया गया है 90 years? 90 years एक जस्ट अ नंबर नहीं है, यहाँ पर 90 years ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो महिला जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, जो नर्स है वो बहुत ज़्यादा एजेड है, उसने अपनी लाइफ में हर तरीके की चीज़ें देख ली हैं, यानी कि अब वो विजडम है अपने नेचर में, वो वाइज हो चुकी है, उसके अंदर समझ है। ठीक है, इसके अलावा उसमें एक
माँ की ममता भी झलकाने की कोशिश करी गई यहाँ पे, यानी एक सपोर्टिंग लेडी फिगर दिखाने की कोशिश करी गई है 90 ईयर्स महिला को दिखा करके। ठीक है, तो वो जो लेडी है वो वॉरियर की जो वाइफ है उसका बच्चा लेती है और वॉरियर की वाइफ के नी पर जा कर के रख देती है। लाइक समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर्स, स्वेप्ट माई चाइल्ड, स्वीट माई चाइल्ड, आई लव फॉर दी। और तभी ये जो बच्चा, जैसे ही अपना वो बच्चा देखती है लेडी और उसको गले से लगा लेती है और वो बहुत ज़्यादा समर टेम्पेस्ट की तरह रोने लगती है, यानी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है अपने बच्चे को देख करके। यानी कि यहाँ पर जो लेडी है 90 ईयर्स की, जो नर्स है, उसने यहाँ पर बच्चे को जैसे ही उसकी गोद में रखा और लेडी ने उसे अपने गले से लगा लिया, उसकी माँ ने अपने गले से लगाया और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और वो बोलती है स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर दी, कि मेरे प्यारे बच्चे मैं तुम्हारे लिए जीऊँगी। यानी यहाँ पर अभी तक उसने, जब तक उसने अपने बच्चे को नहीं देखा था तब तक वो अपने पति के गम में, पति की डेथ में इतना ज़्यादा ग्रीव कर रही थी, इतना ज़्यादा शॉक में चली गई थी कि अब उसकी जीने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। पर जैसे ही एक 90 ईयर्स की बूढ़ी महिला नर्स जो हैं वो ला उसके बेबी ला करके उसको दे देती हैं, तभी उसे याद आता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक पति नहीं था, उसके पास उसके जीने का सहारा उसका बच्चा था। तो यहाँ पर यही बात दर्शाते हुए जो बच्चे की माँ है वो कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे मैं अब तुम्हारे लिए जीऊँगी। इस लाइन से ही पता चलता है कि यहाँ पर इससे पहले कि जो लेडी थी वो अपने जीने की इच्छाएं मार चुकी थी, पर जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है वो उसके मन में जीने की उत्सुकता वापस से आ जाती है और वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक ट्रैजिक स्टोरी थी जो कि किन्होंने लिखी है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। ठीक है, इन्होंने ये पोएम लिखी थी, इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है, इसको समझ लेते हैं क्या है। टेनिसन वॉज एक्सेसिवली शाय, वो बहुत ज़्यादा शाय थे। ठीक है, कॉलेज में ही मेड द एक्वेंटेंस ऑफ आर्थर हेनरी हेलम हु बिकेम हिज क्लोजेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड। जब वो कॉलेज में थे तो उनके दोस्त आर्थर हेनरी हेलम बने जो कि उनके बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए, उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए। 1833 में हेलम जो थे वो सडनली उनकी डेथ हो जाती है। इसी ट्रैजिक शॉक को रिप्रेजेंट करते हुए जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं उन्होंने ये पोएम को लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी और रफ कॉपी और पेन पेंसिल निकाल के आइए क्वेश्चन आंसर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द विमेन लूज अ हस्बैंड? जो विमेन थी वो अपना पति कैसे खोती है? द विमेन लॉस्ट हर हस्बैंड बिकॉज ही डाइड इन बैटल, वो युद्ध में मारा गया था। इस तरह से जो विमेन थी उसका पति वो खो देती है। हाउ डिड द वॉरियर्स वाइफ रिएक्ट टू द ट्रैजिक न्यूज़? जो वॉरियर की वाइफ है वो इस ट्रैजिक न्यूज़ को सुन करके कैसे रिएक्ट करती है? द वॉरियर्स वाइफ डिड नॉट स्पून और अटर अ क्राई अपॉन हियरिंग द ट्रैजिक न्यूज़। तो ये ना तो हिलती है ना तो क्राई करती है और टोटली शॉक में चली जाती है इस ट्रैजिक न्यूज़ को सुन करके। Why did the maidens think that the widow would die? जो maidens थी आसपास जो औरतें खड़ी हुई थी वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि जो widow है, जो विधवा महिला है, वो मर जाएगी। The maidens thought that the widow would die if she did not sweep. वो ऐसा इसलिए सोचती हैं क्योंकि अगर वो नहीं रोएगी तो वो ज़रूर मर जाएगी, वो अपने दुख से घुट घुट के मर जाएगी। Why did not the women cry at the sight of the dead warrior? जो women थी वो क्यों नहीं रोती अपने मरे हुए पति को देख करके? The women did not cry at the sight of the dead warrior because सॉरी, यह आंसर इनकम्प्लीट है, शायद मैं लिखना भूल गई। एक्चुअली वो इसलिए नहीं रोती है, इसके आगे आप लिख लीजिए द women did not cry at the sight of the dead warrior because she was in total shock. बिकॉज शी वॉज इन टोटल शॉक, इसमें आगे एड ऑन कर लीजिए बिकॉज शी वॉज इन टोटल शॉक। हाउ डिड द पीपल प्रेजेंट एट द गैदरिंग प्रेज द वॉरियर? वाई डिड दे डू सो? जो लोग होते हैं वो किस तरह से वॉरियर को प्रेज कर रहे होते हैं और ऐसा वो क्यों बोल रहे होते हैं? द पीपल प्रेजेंट एट द गैदरिंग प्रेज्ड द वॉरियर एज द ट्रूएस्ट फ्रेंड एंड नोबलेस्ट फो वर्दी ऑफ लव।
What did one of the maidens do as an attempt to make the women cry? तो मेडन्स जो उनमें से एक मेडन थे वो क्या करती हैं वुमेन को क्राई कराने के लिए, रुलाने के लिए. वन ऑफ द मेडन्स रिमूव्ड द फेस क्लॉथ फ्रॉम द वॉरियर्स फेस इन एन अटेम्प्ट टू मेक द वुमेन क्राई. ठीक है, तो औरत को, जो विडो थी, उसको रुलाने के लिए उसके हस्बैंड के फेस के ऊपर से कपड़ा हटाती है. वो ऐसा इसलिए करती है जिससे कि जो महिला है वो रोना स्टार्ट कर दे. वॉट फाइनली मेड द विमेन वीप. अब आखिरी में विमेन जो होती है वो क्या देख करके रोना शुरू कर देती है. द साइट ऑफ हर चाइल्ड ऑन हर लैप फाइनली मेड द विमेन वीप. तो अपने जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है तब तुरंत वो रोना स्टार्ट कर देती है. Rearrange the following events in order in which they occur in the poem. तो ये जो पॉइंट्स हैं, ई पॉइंट्स हैं, इन सभी को हमें ऑर्डर में अरेंज करना है. आइए डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं. इसका करेक्ट ऑर्डर है DBACE. डी क्या है? दे बॉट होम द डेड बॉडी ऑफ द वॉरियर. यानी डी ऑप्शन पहले नंबर पर आएगा कि जो डेड बॉडी थी उसे घर पर लाया जाता है. बी ऑप्शन सेकेंड नंबर पर आएगा. एवरीवन बिगैन प्रेजिंग द वॉरियर. सभी लोग वॉरियर को प्रेज करना स्टार्ट कर देते हैं. अब थर्ड नंबर पर आएगा ऑप्शन नंबर ए. द मेडन रिमूव द क्लॉथ विच वॉज कवरिंग द वॉरियर्स फेस. तो जो मेडन थी वो वॉरियर का फेस के ऊपर से क्लॉथ हटा देती है. अब फोर्थ नंबर पर आएगा ऑप्शन नंबर सी. एन ओल्ड नर्स लेड हर बेबी ऑन द विडोज लैप. एक बूढ़ी महिला, जो बूढ़ी नर्स होती है, वो बेबी को विडो के लैप पर ला करके रख देती है. नाउ लास्ट ऑप्शन ई है, लास्ट में ई आएगा. हर टीयर्स गश्ड फोर्थ लाइक अ टेम्पेस्ट इन समर. तो उसके जो आंसू हैं वो बिल्कुल स्टॉर्म की तरह बहना शुरू कर देते हैं. आइए अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर. शी मस्ट वीप और शी विल डाई. What was the trauma the women had undergone? Women को क्या trauma हुआ था? The trauma the women had undergone was the death of her warrior husband. तो जो death हुई थी उसके warrior husband की, यही trauma उस औरत को हुआ था. Why did she not cry? वो क्यों नहीं रोई थी? She did not cry because she was in deep shock और disbelief. वो विश्वास नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ज़्यादा गहरे शॉक में जा चुकी थी. डिस्क्राइब द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक हर क्राई. तो सबसे पहला अटेम्प्ट क्या किया गया था उसको रुलाने के लिए? द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक हर क्राई वॉज व्हेन अ मेडन रिमूव्ड द क्लॉथ कवरिंग द वॉरियर्स फेस. तो पहला अटेम्प्ट किया गया था मेडन ने जब वॉरियर के फेस से कपड़ा हटाया था. डिड इट सक्सीड. क्या वो सक्सीड हुई थी उसे रुलाने में? नो, द अटेम्प्ट डिड नॉट सक्सीड. Stole a maiden from her place. What does the verb stole imply here? तो यहाँ पर जो stole word है इसे क्या समझ में आ रहा है? The verb stole implies that the maiden discreetly moved from her place. यहाँ पे stole का मतलब ये है कि जो maiden है वो discreetly move करती है अपनी जगह से. What did the maiden do? Maiden क्या करती है? The maiden removed the face cloth from the warrior's face. Maiden जो है warrior के face से कपड़ा हटा देती है. Who put the child on the women's knee? कौन महिला के नी पर चाइल्ड को रखता है? An old nurse laid the women's baby on her lap. एक ओल्ड नर्स होती है, वो बच्चे को लेडी के लैप पर रखती है. How are the tears of the women described? Why did the provoke a reaction? The tears of the women are described as coming forth like a tempest in summer, suggesting an intense outpouring of emotion that provoked a reaction. यानी यहाँ पर जो लेडी है उसके जो टीयर्स हैं उसको डिस्क्राइब किया है टेम्पेस्ट इन समर से. यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है. थिंक एंड आंसर. Question number 1. What light does the poem shed on the impact of the deep trauma? क्या रोशनी डाली गई है ये जो डीप ट्रॉमा हुआ है उसके इम्पैक्ट की, जो भी इम्पैक्ट पड़ा है इस डीप ट्रॉमा की वजह से. The poem highlights the profound impact of deep trauma, portraying how it can lead to a loss of emotional expression and a sense of detachment
from immediate surroundings. Would you agree that the death of her warrior husband caused such deep trauma that she lost her will to live? What retrieved her desire to live? It's possible that the death of her warrior husband caused such deep trauma that she lost her will to live. The survival of her desire to live came when her baby was placed on her lap, sparkling an emotional response that led to her tears. Why do you think the age of the nurse is mentioned? The age of the nurse is mentioned to emphasize her wisdom, experience, and maternal presence in the scene. What does this statement, truest friend and noblest foe, say about the warrior? The truest friend, the statement truest friend and noblest foe suggest that the warrior possessed qualities of both loyalty, that is friendship, and bravery, that is a foe, making him a well respected and honorable figure. स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा. आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड push the bell icon if you need other videos also. When I will upload other videos, you will all get to know that the more videos have been uploaded. Thank you so much.